और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में 23 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर 50% के ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और ऐसे में अब ये प्रश्न लेकर मैं आपके पास आ रही हूं प्रेम शुक्ला जी, मतलब आप क्या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जिन सीटों पर पिछली बार आपको जीत मिली थी? उसी का दूसरा हिस्सा, मतलब 5-10 हजार 20 हजार वाली तो बहुत कम सीटें हैं, गिनी हुई उंगलियों पर 15-20 सीटें हैं। ज्यादा मार्जिन वाली ज्यादा सीटें हैं जहां आप 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख 3 लाख 4 लाख से हारे थे। कैसे मुमकिन हो जाएगा? फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता चुनाव खत्म होते ही उस चुनाव में जहां हम पराजित हुए हैं, अगली बार हम उसको कैसे विजय में परिवर्तित कर लेंगे, इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि ज्यादा मार्जिन वाली सीटों की संख्या ज्यादा है जिससे हम हारे हैं। अब उसमें एक सीट आप ही के इस सूची में आजमगढ़ की सीट है, निरहुआ की सीट, जिसमें हम 2.6 लाख वोटों से 2014 में हारते हैं, लेकिन उसको हम उपचुनाव में फिर विजय में परिवर्तित कर देते हैं। दिनेश लाल निरहुआ को हम आजमगढ़ के उपचुनाव में फिर से जिताने में कामयाब हो जाते। तो अगर हम 2.6 लाख की मार्जिन वाली सीट को अगर विजय में परिवर्तित कर रहे हैं तो ये संभव नहीं अंजना जी कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं सीट को। हम सीट में पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक जाते हैं, हर मतदाता तक पहुंचकर उसको अपने किए गए कार्यों से अवगत कराकर अपने तरफ मतदान करने के लिए प्रेरित करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। और यह हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेके हमारे पन्ना प्रमुख तक के जो कार्यकर्ता हैं, एक दिशा में अपनी नीतियों के अनुकूल मतदाताओं को लाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये फॉर ग्रांटेड करने पर जो है ये संभव नहीं है। सिर्फ आप कमरे में बैठ के गुणागणित करें, उससे ये संभव नहीं होता है। तो क्या करते हैं? अपनी नीतियों से, रीतियों से, अपनी उपलब्धियों से सामने वाले को तोड़ते हैं कि इसको इधर से उधर किया जाए, उधर से उधर किया जाए। ऐसा देखिए, लोगों को मनोज पांडे को किसी तरह से रायबरेली के लिए लाया जाए, जो कि विधायक है। देखिए, राजनीति में जो है अपनी नीतियों से, रीतियों से अपने विरोधियों को भी प्रभावित करके अपने तरफ ले आना, ये राजनीति में तो आवश्यक अपेक्षा है। और ये करना गलत कहां से है? मैं अपने विचार दर्शन से मैं तो हमेशा प्रयत्न करूंगा कि अंजना जी भी हमारी तरफ आ जाए। क्या आप कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, अब आप कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गए? हाँ, कांग्रेस के जो सिद्धांतों से मुक्त कर रहे हैं, कांग्रेस युक्त बीजेपी। अब कांग्रेस के सिद्धांतों से मुक्त कांग्रेसियों को अगर भारतीय जनता पार्टी में लाया जाता है तो वो उसमें गलत क्या है? अतुल जी, अमेठी से मैं शुरुआत करती हूं क्योंकि वो एक नजीर बनने वाली जगह है आप लोगों के लिए। राहुल गांधी वहां पर नंबर 2 पे रहे, स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया, जो कि मतलब विरासत वाली सीट थी पूरे परिवार के लिए। वहां पर क्या किया आप लोगों ने 5 साल में, जिससे आपको लगता है, कितनी बार राहुल जी वहां पर गए जिससे आपको लगता है कि आप बाजी पलट देंगे और नंबर 2 से नंबर 1 पोजीशन पे फिर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि काम तो वहां पर हुआ है, लेकिन इनकी रीति नीति की जो बात थी, तो ये इनकी रीति नीति में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आती है क्या? इनकी ये रीति नीति की वजह से सारा विपक्ष इनके पास आता है। 165 जो सांसद है वो बाहरी पार्टियों से आए हुए बीजेपी में है। ये पन्ना प्रमुख वाली बात मैं खोल के रखता हूं। अभी 67 सांसद जो है वो कांग्रेस से इन्होंने लेके गए हैं। कम से कम 500 के आसपास जो विधायक है वो अलग अलग पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से इन्होंने अपने पार्टी में लिए हैं। यही इनकी पोल खुलती है कि इनकी तैयारी कितनी है, इलेक्शन हारते बराबर दूसरे दिन में ये क्या करते हैं, यही इनका सारा चिट्ठा जो है सामने आता है। 2024 में पुलवामा नहीं है और 2024 में 2014 की तरह झूठ-मूठ का आरोप भी नहीं है। अब लोग पूछेंगे कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज 50-50 लाख एक पुलिस की भर्ती के लिए लोग भरते हैं। हमारे यहां महाराष्ट्र में पटवारी के भर्ती के लिए 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, वो भी एग्जाम पेपर लीक की वजह से जो है वो भी कैंसिल करनी पड़ी है। दौड़ा के मार के बेरोजगारी दूर करने का काम जो है यूपी में सब जब लोग देख रहे हैं। तो 2024 का चुनाव जो है, तो ये आंकड़े मैं भी रख सकता हूं कि हमने 52 सीटें जीती थी, 202 में हम पीछे थे, नंबर 2 थे, तो उसको हम भर के निकालेंगे। बात लीड की नहीं है, बात आप क्या रीति नीति लेके लोगों के पास जाओगे। आपके पास क्या है? आपने जितने बातें की थी, किसानों को कहा था आपकी आय जो है दुगनी कर देंगे, आपकी आय दुगनी नहीं हुई थी। अतुल जी एक क्रॉस क्वेश्चन है आपकी इजाजत से, क्रॉस क्वेश्चन है, और वो ये है कि अभी आप पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये मुद्दे तो आपको बनाना है ना। अगर राहुल जी का फोकस इस बात पर होगा कि ऐश्वर्या राय वहां पर जाकर डांस कर रही थी या अमिताभ बच्चन प्रभुराम में
का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अमिताभ बच्चन वहां पर क्या कर रहे थे। तो मुद्दे तो आपको उठाने हैं ना साहब, आपको बनाना है। 6% वोट आया था आप लोगों का उत्तर प्रदेश में पिछले बार के चुनाव में, पूरे देश में 19% वोट है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। ये रोज वाली बात तो हम लोग 6 बजे की बहस में कर ही लेते हैं। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में नंबर्स के नजरिए से बताइए आपका वोट परसेंटेज, जो नंबर 2 की सीट्स थी वहां पर नंबर 1 में उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे आप? देखिए, हम भी बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे भी सर्वे के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम भी लोगों को जोड़ रहे हैं, विचारों के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि 52 सीटें जो है हमने जीती थी और 202 सीटों पे हम नंबर 2 पे रहे थे। वो सारी सीटों पे जो है काम चल रहा है, इसी की वजह से गठजोड़ हो रहा है। जो विभाजन हो रहा था, विभाजन के वजह से जीत रहे थे, वो विभाजन हम टाल रहे हैं और लोगों को भी ध्यान में आ रहा है कि ये लोग जीतेंगे, इसके लिए हम वोट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वोट डिवाइड हो रहा है। ये 32% में 282 और 37% में 303 की जो सीटें आई थी, तो वो प्रतिशत का 63% जो है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो मुद्दों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा ना। आज किसानों को जिस तरह से तकलीफ दी जा रही है, जब पंजाब का हाईकोर्ट कहता है, मेरे पास है वो, कि एक आतंकवादी है और ये है कि आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं किसानों के साथ, ये तो मुद्दा है। बेरोजगारी तो मुद्दा है, महंगाई तो मुद्दा है, 13 रुपए की चीनी मिली क्या अमेठी में, मुद्दा है। तो जो झूठ जुमले और जो बरगला गया लोगों को अलग अलग बातें करके, ये सारे मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं और लोगों के पास खड़े हैं। देखो, आज एपीएमसी के सामने लोगों ने बोर्ड लगाए हैं। मैंने उस दिन भी आपको यवतमाल की बात बताई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे वहां पर, तो महिलाओं ने राहुल गांधी जी के पोस्टर जो है वो कुर्सियों पे लगा दिए थे। उसका वीडियो भी मैंने दिखाया, अभी दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। और आज नितिन गडकरी जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू मेरे पास, आप कहो तो मैं चला भी देता हूं। उन्होंने कहा है कि जल जंगल पानी सबसे परेशान है, गांवों में रोड नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाए हैं। ये तो खुद उनका कबूलनामा है, खुद के इंटरव्यू में कल का। तो इतनी सारी बातें, ये मुद्दे और जमीन पे हमारा कार्यकर्ता करता हुआ काम, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के गठबंधन से लड़के जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसी पूरी फौज जो है जमीन पे काम कर रही है और जीतेंगे हम। और महाराष्ट्र में देख लेना, महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूं 2 से 3 के ऊपर सीटें ये लोग जीतेंगे नहीं, आप देख लेना। 2 से 3 सीटें के ऊपर नहीं जीतेंगे। संजय जी आपके, उसके बाद आशुतोष जी के पास आऊंगी। एक तो ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, बीजेपी जो ये क्लस्टर्स बना के कह रही है, और उनका ये कहना है कि हम जिन सीटों पर पिछली बार हारे थे वहां पर हमें ये इंडिया गठबंधन, चाहे से दिल्ली की आप 7 सीटें ले लीजिए, वहां सीट शेयरिंग हो गई है, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ शेयरिंग हो गई है, क्या फायदा उसका होगा उनको? देखिए अंजना जी, सबसे पहले बड़ी बात, बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया है कि इस बार बीजेपी 375 सीटें आएंगी, और ये 370, और इस बात का जिक्र कहां से हो रहा है? मुझे लगता है 303 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी और 74 सीटें ऐसी हैं जहां पर नंबर 2 रही थी। लेकिन और शायद ये कैलकुलेशन रहा होगा कि अगर इन सारी सीटों को जिनको वो जीते थे वो रिटेन कर पाए, और 74 में से मैक्सिमम अगर 70 सीटें वो जीत जाएं तो लगभग वो 370 के पास पहुंच जाएंगे। इन 74 में से ज्यादातर सीटों को जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। और वो क्यों? जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, जो दर्शकों को आपने दिखाया, ऐसी 35 सीटें हैं जो बीजेपी मामूली अंतर से हारी थी, 50,000 से कम की। इन सीटों को तो जीत पाना संभव दिखाई पड़ता है, बट इसके अलावा जो 40 सीटें हैं वो जीत पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो 370 का आंकड़ा पार करना या उसको छू पाना मेरे समझ से मुश्किल है बीजेपी के लिए। दिल्ली का आपने जिक्र किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन अगर दिल्ली को देखें, इन 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने 2019 में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। गठबंधन के बावजूद अगर नेगेटिव स्विंग नहीं होता है, कहने का मतलब बीजेपी से लोग नाराज होकर के अगर गठबंधन की तरफ वोट नहीं करेंगे, तो इंडिया गठबंधन को एक भी सीट दिल्ली में जीत पाने में मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति आप गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। गठबंधन हुआ है, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटों पर कांग्रेस। लेकिन इस गठबंधन के बावजूद कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए गुजरात जैसे राज्य में एक सीट को भी जीत पाना बहुत मुश्किल है। मैं असंभव नहीं कह रहा, जब तक कि नेगेटिव स्विंग ना हो, जब तक लोग बड़ी संख्या में नाराज होकर बीजेपी के खिलाफ वोट ना करें। बीजेपी तो दम भरती है कि प्रो इनकम्बेंसी हम देखते हैं। बिहार में क्या लग रहा है आपको? बिहार में मुझे लगता है कि गठबंधन इतना मजबूत है, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि इस मजबूती के बदौलत बीजेपी या इंडिया गठबंधन बड़ी संख्या में सीटों के जीतेंगे।
एनडीए कह रहे हैं आप? एनडीए 39 आउट ऑफ 40 इनके पास है। ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन लूज भी अगर करेंगे तो बहुत कम लूज करेंगे। इंडिया गठबंधन को अगर की हम बात करें तो उसमें आरजेडी और कांग्रेस और छोटी छोटी और पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां भी इनके साथ हैं। मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी या आरजेडी की बात करूं तो जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है बिहार में, उससे तेजस्वी की छवि पे कोई आंच नहीं आई है, उनकी छवि बरकरार है। लेकिन गठबंधन, जो उसको कहते हैं इलेक्टोरल अरिथमेटिक, इतना कमजोर है बिहार में इनके पक्ष में कि इस कमजोर अरिथमेटिक से केमिस्ट्री तो बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो बिहार में एनडीए एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। आशुतोष जी, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, लोग क्षेत्रीय दलों को विधानसभा में तो मौका देने को तैयार होते हैं, लेकिन लोकसभा में सीधा मोदी के नाम पर यहां पर वोट आ जाता है। और ये मैं समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की बात कर रही हूं, जो यादव वोट बैंक इंटैक्ट रहता है विधानसभा में, उसका भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट दे देता है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि ये जो आंकड़े हैं ये अच्छा है, एनालिसिस करने में मदद करते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के अगर फाइन प्रिंट्स में अगर आप जाएंगे तो आपको एक दूसरी तरीके की स्टोरी भी दिखाई पड़ती है। अब जैसे दो एग्जांपल, अभी आजमगढ़ का जिक्र हुआ। आजमगढ़ में निरहुआ जीते, कितने वोट से जीते? 8,000 वोट से या 10,000 वोटों से जीते। क्यों जीते वो? क्योंकि वहां पे गुड्डू जमाली को 3,26,000 वोट पड़े थे। अब ये गुड्डू जमाली आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब गुड्डू जमाली जो 3,26,000 वोट पाए थे, वो अगर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो समाजवादी पार्टी का वोट अरिथमेटिकली कितना हो गया? इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी वो हारने जा रही? मैं इस एनालिसिस पे नहीं जा रही। दूसरा एग्जांपल आप लीजिए मंडी का। मंडी में भारतीय जनता पार्टी 4 लाख वोट से जीती थी 2019 में। प्रतिभा सिंह वहां खड़ी हुई, बाई इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी वो सीट 40 या 50,000 वोट से हार गई। तो 4 लाख का मार्जिन था, फिर भी हार गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि ये आंकड़े समझने के लिए बहुत अच्छी तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में एग्जैक्टली यही होगा। जहां आप 303 जीते, फिर आप 303 जीतेंगे, फिर 72 जीते, ऐसा होता नहीं रहा चुनाव में, बिल्कुल नहीं होता। आज की तारीख में जो आपने सवाल किया कि लोकसभा के चुनाव में, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट शेयर है, उसमें नरेंद्र मोदी का जो वोट शेयर, जब वो कैंपेन में होते हैं, जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर होते हैं, तो वो 5 से 7% वोट बीजेपी का बढ़ता है। और यही कारण है कि लगातार 2 चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने जीता है, और तीसरे में भी ऐसा लगता है इसे भारतीय जनता पार्टी को एज है। प्रेम शुक्ला जी बहुत खुश हो रहे हैं आज। नहीं, ये वो सच्चाई है जो प्रेम शुक्ला जी को जितनी बार आप बताइए उतनी बार वो और सुनना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। इससे पहले आशुतोष जी, एक और सवाल है मेरा। इस स्ट्रैटेजी के पीछे आपको वजह क्या दिखाई देती है? ये जो बार बार अशोक चव्हाण ले लीजिए, गीता कोड़ा ले लीजिए, ये बीजेपी जो विपक्ष के नेताओं को अपने कुंबे में लाती है, अशोक चव्हाण कोई करिश्मा नहीं लेकर आते हैं, ऐसा कुछ। इसका काउंटर लॉजिक अगर मैं दूं, बाबा सिद्दीकी थे वहां पे, मिलिंद देवड़ा थे, और आपके ये अशोक चौहान थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को पिछली बार कितनी सीटें मिली थी? 44 सीटें मिली थी। तो इनके रहने ना रहने का क्या फर्क पड़ने वाला? ये भी यही मैं पूछ रही हूँ। फिर से आप मेरे सवाल को सुनिए, मैं यही कह रही हूँ। आपके जवाब इनमें कुछ वैसा है नहीं कि ये बहुत बड़ा कुछ इनको स्विंग ला देंगे, या फिर इनको क्यों लाते हैं? देखो, चुनाव के अंदर मैं भी राजनीति में 4-5 साल रहा, 4.5 साल रहा। ये जो पूरा होता है, ये जो कोशिश होती है कि उनको तोड़ लिया, उनको तोड़ लिया, उनको तोड़, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि चुनाव के पहले देखिए लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। जो 2-3-4% वोट होता है, जो फ्रिंज का वोटर होता है, वो इससे कभी प्रभावित होता है, कभी प्रभावित नहीं होता। तो दरअसल माहौल बनाने में मदद आती है, जिसे हम कहते हैं कि माहौल बंदी, जिसे नैरेटिव कह लिया, माहौल बंदी दरअसल की जाती है कि हमारी तरफ सब आ रहे हैं, हमारी तरफ सब आ रहे हैं। देखिए, वो तो आरजेडी के 3 विधायक आए थे, आज भी एक विधायक आ गए, कांग्रेस पार्टी से उधर आ गए। ऐसा दरअसल होता नहीं है। अगर होता अगर तो जाहिर सी बात है, फिर इतने लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी तो फिर इस बार 400 सीट लेके आएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या महाराष्ट्र के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि पिछली बार 48 में से 44 सीटें उनके पास थी, 43 सीटें उनके पास थी, क्या आज वो रिपीट कर सकते हैं? अगर मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है बिहार के अंदर 40 में से 39 सीटें आज रिपीट कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता है। खैर, वहां तो वापस वो गठबंधन भी आ गया, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है ना प्रेम शुक्ला जी। महाराष्ट्र एक यूनिक केस और बड़ी चुनौती नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए, अभी आशुतोष जी अपनी बात को कैसे जो है बड़े संपादक रहे, लेकिन कैसी विरोधाभासी बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली आ गया है, इसलिए 3.5 लाख वोट जो है सपा में आ गए हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी इत्यादि के आने से क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए आशुतोष जी, महाराष्ट्र की राजनीति से थोड़ा बहुत मेरा भी वास्ता रहा है। महाराष्ट्र में 2014 में कांग्रेस 2 सीटें जीती थी,
एक थी नांदेड़, दूसरी थी हिंगोली। अशोक चौहान खुद की सीट जीते थे और हिंगोली में राजीव सातव को उन्होंने जीत दिलाई थी। और 2014 में 2019 में ये दोनों सीटें जो है कम मार्जिन से हार गए। अब अशोक चौहान आते हैं तो आपको क्या लगता है कि हिंगोली और नांदेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो राजनीति में हर किसी के आने से या जाने से प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है, अगर उसकी अपनी साख है। शंकर राव चौहान, भास्कर राव खतगांवकर पाटिल, स्वयं अशोक चौहान, इनका नांदेड़ में प्रभाव रहा है। और आप देखेंगे राहुल गांधी की जो यात्रा, जो उनकी यात्रा निकली थी, भारत छोड़ो क्या भारत बचाओ या भारत तोड़ो, कुछ क्या यात्रा, कुछ नाम था उसका, उस यात्रा में इनको सबसे अधिक अगर सबसे ज्यादा समर्थन मिला था तो नांदेड़ में मिला था। और मेरा दावा नहीं है, कांग्रेस में आज भी है श्रीमान संजय निरुपम का दावा है कि नांदेड़ में सबसे अधिक जो है समर्थन इनकी रैली। कांग्रेस वालों से ज्यादा तो आप यात्रा देख रहे हैं राहुल जी की। भारत जोड़ो यात्रा आपको नाम अच्छे से याद है, लेकिन 13 देखना ही चाहिए हमको।